अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 9th का बायोलॉजी का प्रैक्टिकल 26 अप्रैल को होने वाला है। सो स्टूडेंट्स के पास टाइम बहुत शॉर्ट है, सो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स को क्विकली डिस्कस कर लिया जाए ताकि स्टूडेंट्स को कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में टोटल आपके 18 प्रैक्टिकल्स हैं, जिनको 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल नंबर 1, 2, 3 एंड 8, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स फ्रॉम पार्ट 1। और पार्ट 2 में से कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सो पार्ट 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स 4 प्रैक्टिकल्स हैं, 1, 2, 3 एंड 8। इसमें से 1 एंड 2 प्रैक्टिकल की वीडियो ऑलरेडी हम लोग शेयर कर चुके हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और प्रैक्टिकल नंबर 3 और 8 अभी हम लोग क्विकली डिस्कस करने वाले हैं। सो द थर्ड प्रैक्टिकल इज़ अबाउट द एक्सपेरिमेंट टू शो वर्किंग ऑफ एंजाइम इन विट्रो, फॉर एग्जांपल पेप्सिन वर्किंग ऑन मीट। सो इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों करना क्या है, हमने ये देखना है कि हमारे एंजाइम्स किस तरह से काम करते हैं और हमने बेसिकली क्या करना है। अब इस प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले आपको एंजाइम की डेफिनेशन आनी चाहिए, दैट एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। देन व्हाट इज़ इन विट्रो। इन विट्रो किसे कहते हैं, किसी भी काम को जब हम लेबॉर्ट्रीज़ में परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब हम टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, ग्लास वेयर के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी लिविंग सेल को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो हम कहते हैं कि ये हम इन विट्रो टेक्निक इस्तेमाल करें, इन विट्रो परफॉर्म करें। इसी तरह से पेप्सिन क्या है, पेप्सिन इज़ अ वेरी पावरफुल प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम। ये प्रोटीन्स को हज़म करने वाला एक एंजाइम है। सो इस प्रैक्टिकल में हमने करना क्या है बच्चों, मटेरियल्स रिक्वायर्ड और सारी चीज़ें आप लोगों को खुद ब खुद याद हो जाएंगी अगर आप लोग एक चीज़ समझ लेते हैं। सो प्रोसीजर वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन अभी आप लोग मेरे साथ इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। सो इस प्रैक्टिकल में आपने करना क्या है, आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 एंड टेस्ट ट्यूब 3, या आप कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी। 3 टेस्ट ट्यूब आपने ले ली। तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आपने छोटा सा मीट का पीस डाल देना है, ठीक है, छोटा सा गोश्त का टुकड़ा आपने तीनों टेस्ट ट्यूब्स में डाल देना है। अब ये हो गया, हमने क्या किया है, हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं और तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने मीट का स्मॉल पीस डाल दिया है। अब जो टेस्ट ट्यूब ए है, या जो पहली टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने मीट का पीस डालने के बाद वहाँ पे वाटर डाल दिया, ठीक है, वहाँ पे हमने पानी ऐड कर दिया। जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने मीट डालने के बाद वहाँ पे पेप्सिन एंजाइम डाल दिया। और जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने मीट डालने के बाद पेप्सिन एंजाइम भी डाल दिया है और साथ में HCl भी डाल दिया, ठीक है। अब ये काम करने के बाद आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली, तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने मीट का छोटा सा पीस डाला, एक टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर डाल दिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने पेप्सिन डाला और तीसरी टेस्ट ट्यूब में हमने पेप्सिन के साथ साथ HCl डाला। अब आपने क्या करना है, आपने इन तमाम टेस्ट ट्यूब्स को इनक्यूबेट करना है एट द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो पेप्सिन को भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करने की आदत है। इसलिए आपने क्या करना है, ये जो तीनों टेस्ट ट्यूब्स हैं इनको आपने इनक्यूबेट कर देना है एट द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर आप लोगों ने तकरीबन 30 मिनट के बाद अपनी रीडिंग्स रिकॉर्ड करनी है। अब आप लोगों को ऑब्ज़र्व क्या करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐसा होगा कि जो पहली टेस्ट ट्यूब थी उसमें आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए में नो सिग्निफिकेंट चेंज ऑब्जर्व्ड इन द अपीयरेंस ऑफ मीट। क्यों चेंज नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ मीट का पीस डाला हुआ है और साथ में वाटर डाला हुआ है। वाटर में गोश्त को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से वहाँ पे आपको कोई चेंज प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। टेस्ट ट्यूब बी में जिसमें आपने पेप्सिन डाला हुआ है लेकिन HCl नहीं डाला, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेप्सिन डाला है, सो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होगी, यानी कि वहाँ पे मीट आपको डाइजेस्ट होता हुआ, हज़म होता हुआ, टुकड़ों में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन पार्शियल डाइजेशन होगी, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगी। और टेस्ट ट्यूब सी जिसमें आपने पेप्सिन भी डाला था और HCl भी डाला था, वहाँ पे आपके पास प्रॉपर डाइजेशन होगी, ठीक है, और आपका मीट कम्प्लीटली वहाँ पे डाइजेस्ट होगा। सो अब इस एक्सपेरिमेंट से आप लोग क्या इन्फर कर सकते हैं, आप क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हमारे मीट को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन भी रिक्वायर्ड है और साथ में HCl भी रिक्वायर्ड है। जिस टेस्ट ट्यूब में हमने सिंपल पेप्सिन डाला वहाँ पे डाइजेशन हुई, लेकिन वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन थी।
कंप्लीट डाइजेशन के लिए आपको पेप्सिन की भी रिक्वायरमेंट है और साथ में HCl की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो यही इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है कि पेप्सिन इज़ अ पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, नो डाउट, बट इट वर्क्स अंडर द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्टिव हो सकता है। इसको काम करने के लिए HCl रिक्वायर्ड है। अगर HCl नहीं होगा तो ये आपके पास एक्टिवली काम नहीं कर सकेगा। सो ये है आपका छोटा सा प्रैक्टिकल जिसको आप लोगों ने बहुत मुश्किल बना लिया था। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज़ फूड टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर, आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च, स्पॉट टेस्ट एंड इमल्शन टेस्ट फॉर फैट एंड बायोयूरेट टेस्ट फॉर प्रोटीन्स इन सोल्यूशन। कंप्लीट प्रैक्टिकल फॉर क्लास 9, ठीक है। सो अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले इनमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहले तो आप लोग याद रखें कि बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए। इस प्रैक्टिकल के नाम को आप लोग प्रॉपरली याद कर लें। कल आपसे परसों एक्सपेरिमेंट में पेपर में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ बेनेडिक्ट टेस्ट यूज फॉर, ठीक है, यानी कि बेनेडिक्ट टेस्ट को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो बेनेडिक्ट टेस्ट को याद रखें, हमेशा रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन टेस्ट को हमेशा स्टार्चेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पॉट टेस्ट और इमल्जन टेस्ट को फैट्स को डिटेक्ट करने के लिए, चिकनाइयों को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बायोयूरेट टेस्ट को हमेशा प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे हो गया कि किस टेस्ट को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। हमने कहा कि बेनेडिक्ट टेस्ट को रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स है बेसिकली दो शुगर्स विच हैव एबिलिटी टू रिड्यूस अदर्स, ठीक है। ऐसे शुगर्स जिनमें एबिलिटी है कि वो क्या कर सकें, दूसरों को रिड्यूस करवा सकें, दूसरों को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकें, ऐसी शुगर्स को हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। कोई एग्जांपल भी हमें पता होनी चाहिए कि कौन से शुगर्स रिड्यूसिंग शुगर हैं। सो रिड्यूसिंग शुगर्स में आप लोग दो नाम याद रख लें, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। सो बच्चों प्लीज़ बहुत अच्छे से याद रख लें कि बेनेडिक्ट टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स, आयोडीन टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर स्टार्चेस, इमल्शन टेस्ट एंड स्पॉट टेस्ट और सोडान टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर फैट्स एंड बायोयूरेट टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे भी ये सारा एक्सपेरिमेंट और ये इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें याद करने से बहुत बेहतर है कि हम देखें कि हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। तो बच्चों बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, अपने माइंड में लेकर आए आप लोग। आपने क्या किया, आप लोग लैब में गए, आपने एक टेस्ट ट्यूब उठा ली। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने वो फूड सैंपल डाल दिया, उस फूड सैंपल का सोल्यूशन डाल दिया जिसको आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई शरबत बना रखा है, आपने कोई भी चीज़ बना रखी है, आप देखना चाह रहे हैं कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, ठीक है। सो वो सैंपल आपने किस में डाल दिया, आपने उसमें डाल दिया, आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद आपने क्या किया, आपने उसी टेस्ट ट्यूब में बेनेडिक्ट सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए। बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर्म में, मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में आपकी लैब्स में अवेलेबल होता है। सो आपने बेनेडिक्ट टेस्ट उठाया और उसके 1 से 2 ड्रॉप्स आपने उस टेस्ट ट्यूब में डाल दिए। फिर आपने क्या किया, आपने इस टेस्ट ट्यूब को हीट किया फॉर 5 मिनट्स। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस टेस्ट में हम हीटिंग परफॉर्म करते हैं। सो याद रखिएगा कि बेनेडिक्ट टेस्ट में हीट किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि हीटिंग किस लिए की जाती है। सो बेनेडिक्ट टेस्ट में हीटिंग की जाती है। आपने क्या किया बच्चों, आपने एक टेस्ट ट्यूब में फूड सैंपल डाला, उसमें आपने बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाला, उसके कुछ ड्रॉप्स डाले और उसको उठा के आपने वाटर बाथ में रख लिया और आपने उसको हीट किया 5 मिनट के लिए। अब आपने कलर चेंज देखना है। अगर तो आपको ब्रिक रेड कलर नज़र आ जाता है, इसका मतलब है कि आपके फूड सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट हैं। और अगर ब्रिक रेड कलर नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपके फूड सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर्स मौजूद नहीं हैं, ठीक है बच्चों। तो ब्रिक रेड कलर जो है वो यहाँ पे इंडिकेशन है कि आपके रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट टेस्ट भी बहुत आसान सा है, आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्चेस। आयोडीन टेस्ट हमेशा स्टार्च के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें अपना फूड सैंपल डालेंगे जिसमें आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि इस चीज़ में स्टार्च मौजूद है या नहीं है, ठीक है। जिस भी चीज़ को आप देखना चाह रहे हैं, आप एग को देखना चाह रहे हैं, आप पोटैटो को देखना चाह रहे हैं। नॉर्मली पोटैटोज़ में और राइस में जो है वो
प्रेजेंट होते हैं स्टार्चेस, ठीक है। सो आपने राइस का जो पानी है वो आपने डाल दिया, या फिर आप लोगों ने पोटैटो का जो पानी है उसको आपने वहाँ पे डाल दिया, और उसमें आप देखना चाह रहे हैं कि वो स्टार्चेस प्रेजेंट हैं या नहीं है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, फूड सैंपल डालने के बाद आपने उसी टेस्ट ट्यूब में आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डाले। अब अगर आपका ब्लू कलर आ जाता है, सो इसका मतलब है कि स्टार्चेस प्रेजेंट हैं, और अगर ब्लू कलर नहीं आता, सो क्या मतलब है कि स्टार्चेस प्रेजेंट नहीं है। सो हमेशा याद रखें, एक लाइन लिख लें आप लोग, स्टार्चेस गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। ऊपर वाले के लिए आप लोग लिख रहे हैं कि रिड्यूसिंग शुगर्स गिव ब्रिक रेड कलर विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ठीक है। अगर आपके सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर मौजूद हुई, सो रिड्यूसिंग शुगर्स गिव ब्रिक रेड कलर विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन, एंड देन स्टार्चेस गिव ब्लू कलर विद आयोडीन, ठीक है। अगर आपके सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट हुई, सो इसका क्या मतलब है कि आपके पास कौन सा कलर आएगा, ब्लू। देन आपने परफॉर्म करना है स्पॉट टेस्ट फॉर फैट। सो याद रखें कि स्पॉट टेस्ट और इमल्जन टेस्ट फैट्स के लिए, चिकनाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि चिकनाई हमेशा स्पॉट छोड़ देती है, एक दाग लग जाता है फैट्स का। सो इसीलिए हम स्पॉट टेस्ट और इमल्जन टेस्ट इसके लिए परफॉर्म करते हैं। सो उसमें आपने क्या करना है, आपने एक फ़िल्टर पेपर लेना है, ठीक है, और उस फ़िल्टर पेपर के ऊपर आपने कोई भी चीज़ डाल देनी है जिसमें आप लोग देखना चाह रहे हैं कि इसमें चिकनाई मौजूद है या नहीं है, ठीक है। फूड का कोई भी सैंपल आपने उसमें डाल देना है। देन आपने क्या करना है, सोडान 3 के कुछ ड्रॉप्स आपने उस फ़िल्टर पेपर पे डाल देना है। अगर आपको वहाँ पे रेड कलर का स्पॉट नज़र आ जाता है फ़िल्टर पेपर पे, सो ये कंफर्म कर देगा कि जो आपने सैंपल ऐड किया था उसमें फ़ैट्स प्रेजेंट हैं। इमल्जन टेस्ट के लिए आप लोग क्या करते हैं, इमल्जन टेस्ट के लिए आप लोग फूड सैंपल को डालेंगे, मिक्स करेंगे विद वाटर, ठीक है। यानी कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में आपने पानी डाला, और उसी में आप लोगों ने फूड सैंपल भी डाल दिया, और फिर उसमें आपने वहाँ पे कुछ एथेनॉल डाल दिया। अब उसको आप लोग मिक्स करेंगे। अगर आपको वहाँ पे 2 तहें नज़र आती हैं, सो इसका क्या मतलब है कि आपके पास वहाँ पे इमल्जन प्रोड्यूस हो गई है और आपके फैट्स प्रेजेंट हैं। बायोयूरेट टेस्ट हमेशा प्रोटीन्स के लिए परफॉर्म किया जाता है, और बहुत आसान टेस्ट है। आपने क्या करना है, जिस भी चीज़ के अंदर आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद, फॉर एग्जांपल आप एग में देखना चाह रहे हैं कि एग की जो जर्दी है, ये सफ़ेदी है, उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट, तो आप क्या करेंगे, आप उस फूड सैंपल को थोड़ा सा ऐड करेंगे अपने टेस्ट ट्यूब में, और वहाँ पे आप बायोयूरेट रिएजेंट उठाएंगे लैब से, और उसके कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे। फिर आप उसको मिक्स करेंगे और कलर चेंजेस को ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर तो वॉयलेट या पर्पल कलर आ गया, सो इसका मतलब है कि जो चीज़ भी आपने वहाँ पे ऐड की थी उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो इस तरह से कलर चेंजेस के थ्रू इंडिकेट हो जाता है कि आपके फूड सैंपल में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है और कौन सी चीज़ एब्सेंट है। सो ये प्रैक्टिकल्स, अगर आप लोग इसको एक दफ़ा रीड करना चाहते हैं तो आप इसको बेशक रीड कर लीजिएगा। और सेकंड जो हमारा पार्ट है, पार्ट 2, आपको पता है कि 18 प्रैक्टिकल्स हैं जिनको 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पोर्शन में भी आपके 9 प्रैक्टिकल्स हैं, और सेकंड पोर्शन में भी 9 प्रैक्टिकल्स हैं। अब सेकंड पोर्शन की ख़ास बात और अच्छी बात ये है कि उसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो छोटी छोटी डायग्राम्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसमें से सारे प्रैक्टिकल्स ही आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं उनमें स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स एंड ऑफ एमीबा पैरामीशियम वॉलवॉक्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड्स, फ्रेश कल्चर और चार्ट्स। अब इस प्रैक्टिकल में बच्चों करना क्या, इस प्रैक्टिकल में आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स के हवाले से, ठीक है, कि बैक्टीरिया की कौन कौन सी शेप्स हैं। सो आपको पता है कि बैक्टीरिया की मोस्टली बेसिलस शेप बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप, ठीक है, जिनकी रॉड शेप होती है उनको हम बेसिलस शेप कहते हैं। हमारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि थोड़े स्फेरिकल होते हैं, जिन्हें हम कोकाई कहते हैं, और कुछ होते हैं जो कोमा शेप्ड होते हैं, कर्व्ड होते हैं, जिन्हें हम वाइब्रियो का नाम देते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। आप लोग प्रैक्टिकल नोटबुक से देख लीजिएगा, और इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको इनकी शेप्स के हवाले से पता होना चाहिए। बाकी आप लोग एमीबा बुक में ऑलरेडी ड्रॉ आपके हो चुका है, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि एमीबा को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। सो एक दफ़ा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा एमीबा की। पैरामीशियम ड्रॉ करने के लिए बहुत मुश्किल है कि वो आपको दें, ठीक है। वॉल्वॉक्स जो है वो आपको पता है कि एक गोल सा ऑर्गेनिज्म होता है। सो इनकी लेबलिंग आ सकती है कि आपसे पूछा जाए कि ये जो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाया जा रहा है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम ड्रॉ किया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप इसका नाम बताएं, तो सिंपल वन वर्ड में आपने लिखना होगा कि ये पैरामीशियम है। बाकी आप लोग जानते हैं कि अमीबा, पैरामीशियम और वॉलवॉक्स तीनों कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ताज़ा पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। सो इनकी हैबिटेट के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, दिस इज़ अबाउट ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। और इस प्रैक्टिकल में आपसे और कुछ भी नहीं पूछा जाता, आपसे माइटोसिस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मियोसिस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आप इनको बुक से रिवाइज़ कर लीजिएगा। बाकी आपसे ड्रॉ करने के लिए मोस्टली नहीं आता, आप सिर्फ और सिर्फ बुक से डायग्राम्स देख लीजिएगा। प्रोफेस के डायग्राम, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ठीक है। आपको पता हो कि जो डायग्राम आपको दिखाई जा रही है वो प्रोफेस स्टेज है, वो मेटाफेस स्टेज है, वो एनाफेस स्टेज है या टीलोफेस स्टेज है। सो इस तरह से सिंपल इसमें से क्वेश्चन आता है जो कि लेबलिंग बेस्ड होता है, ठीक है। देन आपके पास माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू शो द विलाई, ये प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। सो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन पूछा जा सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है बच्चों, कि ये डाइजेशन में जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल से आपकी बुक में लिखा हुआ है। 3 पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सो ये 3 पार्ट्स हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती है और डाइजेशन में हेल्प करती है और फूड की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि फिंगर लाइक होता है, बिल्कुल आपकी फिंगर की तरह होता है, जिन्हें आप वीलस का नाम देते हैं, प्लूरल विलाई। विलाई का फंक्शन क्या है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि इनके अलावा और कोई क्वेश्चन इस प्रैक्टिकल में से नहीं आएगा। Then the fourth practical is about the identification of red and white blood cells under the light microscope. So इस प्रैक्टिकल को भी आपने सिंपल अपनी बुक से, जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर है आपकी बुक में, सर्कुलेशन वाला चैप्टर, उसमें से आपने यहाँ से इसको प्रिपेयर कर लेना है कि रेड ब्लड सेल्स की शेप क्या होती है। बाई कनकेव शेप होते हैं, डिस्क शेप होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि बहुत छोटे छोटे स्फेरिकल सेल्स होते हैं। एंड रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है कि दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। Red blood cells are involved in the transport of oxygen. Then we have white blood cells. White blood cells की 2 टाइप्स हैं आपके पास, ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। सो उनकी फर्दर टाइप्स भी आप लोग बुक से देख लीजिएगा, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स, ठीक है, एंड बी एंड टी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। सो इनका 1 वर्ड फंक्शन आप लोग मेमोराइज़ कर लीजिएगा। और बाकी एज सच इसमें से कुछ नहीं आता, सिंपल जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। फर्स्ट 2 प्रैक्टिकल्स की डिटेल्ड वीडियो आपके साथ चैनल पे शेयर कर दी गई है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स थे ये भी हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोग इन वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपके 10 आउट ऑफ 10 बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। प्रैक्टिकल बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। सो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस इज़ अ न्यू चैनल, जस्ट 2 मंथ्स हुए हैं हमारे चैनल को। सो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं सो काइंडली कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही अंदाज़ा होता है कि हम इस टॉपिक पे मज़ीद वीडियो बनाएं या ना बनाएं। जैसे कि कल आपके साथ परसों वीडियो शेयर की गई और कमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं आए तो हमने उस सीरीज़ को वहीं पे स्टॉप कर दिया था। लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट्स ने पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट की, व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट आई। सो काइंडली आप लोग यहीं पे यूट्यूब पे फीडबैक ज़रूर दीजिए करें, ताकि हम लोग उसी टॉपिक से रेलिवेंट वीडियोस बनाते रहा करें। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।